वेलकम गाइस। अगर आपने ओजार्क के पहले सीजन को नहीं देखा है तो उसे आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीजन 1 के एंड में हमने देखा कि डार्लिन और जेकब ने डेल और उसके लोगों को मार दिया था और मार्टी की फैमिली नई पहचान पाकर दूर भागने के बजाय वापस मार्टी के पास लौट आई, क्योंकि ये लोग सारी मुसीबतों को मिलकर फेस करना चाहते हैं, न कि मुसीबतों से भागना। अब सीजन 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डार्लिन का खास आदमी ऐश डेल और उसके साथियों की डेड बॉडीज को एक गड्ढे में केमिकल डालकर ठिकाने लगा देता है। फिर डार्लिन, जेकब और ऐश मार्टी से मिलते हैं। जेकब मार्टी से डेल की गाड़ी लेकर ऐश को शिकागो भेज रहा है। इसके पास डेल के सेल फोन और क्रेडिट कार्ड हैं और ऐश क्रेडिट कार्ड को शिकागो में यूज करेगा ताकि कार्टल्स को लगे कि डेल शिकागो तक गया और शिकागो से ही गायब हो गया। इसके बाद जोना और शार्लेट को हम बातें करते हुए देखते हैं। इन्हें पहले लगा कि उनके पेरेंट्स जब $8 मिलियन को कार्टल को ट्रांसफर कर देंगे तो इनकी जिंदगी बैक टू नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम और खतरा अभी भी जारी है। $50 मिलियन छुपाते वक्त शार्लेट ने $10,000 निकाल लिए थे, तो वो आधा पैसा जोना को दे देती है। वहीं अब एक तरफ रूथ के डैड केड पेरोल पे बाहर आ गए हैं और दूसरी तरफ मार्टी को पता चलता है कि रेचल उसके छुपाए हुए पैसों में से कुछ पैसा लेकर भाग गई है। मार्टी काफी अपसेट होता है। जब रूथ मार्टी से पूछती है कि हम पार्टनर बन सकते हैं तो मार्टी मना करके फिलहाल उसे जाने को बोलता है, क्योंकि मार्टी फिलहाल काफी टेंशन में है। एक तो डेल मारा गया और रेचल कार्टल के पैसे में से पैसा लेकर भाग गई है। वेंडी के साथ मिलकर मार्टी छुपाए हुए पैसों को पहले की जगह से निकालने लगते हैं ताकि इसे यहाँ से कहीं और छुपा सकें। इसके लिए वेंडी ने अपने नई खरीदे हुए फ्यूनरल होम में कूलर्स को एज अ स्टोरेज यूनिट बनाने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। फिर जेकब, डार्लिन और मार्टी से कार्टल की अटॉर्नी हेलन मिलने आती है। कार्टल को फिलहाल ये लगता है कि डेल शिकागो से गायब हुआ है और फिलहाल मार्टी इनके शक के घेरे से बाहर है। मार्टी कहता है कि अब डेल तो नहीं है तो ये डील कैसे होगी, तो हेलन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे बॉस के पास डेल जैसे बहुत से खिलाड़ी हैं। ये लोग अपनी डील करते हैं जिसमें अटॉर्नी थोड़ा रूड है और डार्लिन काफी नाराज होती है कि ये लोग हमारे माल पर शक कर रहे हैं और परसेंटेज भी ढंग से नहीं दे रहे। पर मार्टी काफी स्मार्टली डील फाइनलाइज करवा देता है और खुद 3% प्रॉफिट मांगता है। जाते जाते हेलन मार्टी से कहती है कि डेल को मेक्सिको वापस आना था पर वो शिकागो गया, मतलब उसने हमारा भरोसा तोड़ा। और मार्टी, अगर तुमने हमारा भरोसा तोड़ा तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को दुनिया से गायब करवा देंगे। मार्टी प्रॉमिस करता है कि वो उनके भरोसे पर खरा उतरेगा। इसके बाद मार्टी स्टेट सेनेटर ब्रॉक मर्सर से मिलता है और अपने कसिनो के कंस्ट्रक्शन के लिए बिल पास होने की पॉसिबिलिटी पे बात करता है और कहता है कि इससे काफी जॉब और टैक्स जनरेट होगा। तो ब्रॉक मर्सर एग्री होकर मार्टी को लेक हाउस नाम की जगह जाने को बोलता है। मार्टी और वेंडी लेक हाउस के बारे में रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये चार्ल्स विल्स नाम के आदमी का घर है, जो कि एक बिजनेसमैन और एक पॉलिटिकल डोनर है। मार्टी और वेंडी डिसाइड करते हैं कि विल्स से मिलके बिल पास करवाने के लिए सपोर्ट मांगे। चार्ल्स विल्स से मिलने के लिए मार्टी और वेंडी एक फंड रेजिंग पार्टी में $50,000 पे करके एक टेबल बुक कराते हैं। मार्टी और वेंडी तैयार होके पहले रूथ से मिलने जाते हैं। मार्टी रूथ से कहता है कि मैं तुम्हें पार्टनर तो नहीं बना सकता, तुम्हें और कुछ चाहिए हो तो कहो। तो रूथ कहती है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो और मुझे अकाउंट्स का काम भी सीखना है। तो मार्टी बोलता है कि ठीक है। फिर वेंडी और मार्टी चार्ल्स विल्स से मिलने के लिए कैंसस सिटी जाते हैं। वेंडी चार्ली का थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करके चार्ली से मिलती है और बातों ही बातों में कसिनो के लिए बिल पास कराने के लिए सपोर्ट के लिए राजी कर लेती है। वेंडी काफी तेज है कन्विंस करने के मामले में। जब मार्टी और वेंडी वापस लौट के आ रहे होते हैं तो कार्टल की अटॉर्नी हेलन इन्हें रास्ते में रुकवा लेती है और कहती है कि हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिससे हमें पता चलता है कि शिकागो में डेल के बजाय किसी और ने डेल का क्रेडिट कार्ड यूज किया था। हेलन पूछती है कि डेल कहाँ पर है। हेलन काफी तेज है, वो समझ जाती है कि डेल को शायद मरवा दिया गया है। वो मार्टी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम कातिल नहीं हो, तुम में इतने गट्स भी नहीं है, तो सच से बताओ कि डेल के साथ क्या हुआ। तो मार्टी बता देता है कि डील के बाद डेल कुछ ज्यादा ही हद पार कर रहा था, उसने स्नेल फैमिली की बेइज्जती की। तो हेलन मार्टी पर ही छोड़ देती है कि अब आगे तुम ही देखो कि क्या करना है, कैसे डील पूरी करोगे और करवाओगे। इसके बाद मार्टी और वेंडी जेकब और डार्लिन से बात करने जाते हैं। मार्टी कहता है कि $5 मिलियन कार्टल वालों को देकर मामला सेटल कर लो, पर डार्लिन इसके लिए राजी नहीं है। तो वेंडी इन्हें आइडिया देती है कि जेकब, आप कार्टल से हुई डील में अपना परसेंटेज कम कर लो तो कार्टल्स की भरपाई हो जाएगी। पर जेकब और डार्लिन अपना माल सस्ते में बेचने को राजी नहीं है। मार्टी कहता है कि जेकब, मैक्सिकन यहाँ तक पहुँच चुके हैं, वो हमें मार देंगे। वेंडी जेकब से काफी रिक्वेस्ट करती है तो जेकब कुछ सोचकर ऐश को मार देता है, क्योंकि यही इनके लिए खतरा बन रहा था। इसके बाद वेंडी और मार्टी में काफी बहस होती है। वेंडी कहती है कि जो भी हो रहा है काफी गलत हो रहा है, हमारी वजह से लोग मर रहे हैं। पर मार्टी कहता है कि हमने किसी को नहीं मारा, हम तो शरीफ आदमी हैं।
एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैंसस सिटी के गैंगस्टर फ्रैंक कॉसग्रोव के आदमी सेनेटर मर्सर की ट्रक को रुकवा के ड्राइवर के हाथ को गन से उड़ा देते हैं और सेनेटर मर्सर के लिए वार्निंग भेजते हैं कि वो न्यू कसिनो के लिए बिल में अपना सपोर्ट वापस ले ले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्टी किसी से बात करके एक डील करता है जिसमें वो एक बोट ले रहा है जिसके ऊपर कसिनो डेवलप होगा, यानी रिवर पे बोट, बोट पे कसिनो। दूसरी तरफ केट से मिलने पेरोल ऑफिसर आता है और वार्निंग देता है कि केड कि तुम जल्दी से कोई काम ढूंढ लो। वहीं दूसरी तरफ चार्ली कसिनो के बिल को अपोज करने वालों का रिकॉर्ड देता है। अब वेंडी पर डिपेंड करता है कि वो ओपोनेंट्स में से लोगों को अपने फेवर में कैसे करती है। इसके बाद हेलन मार्टी से कॉल पर कहती है कि स्नेल फैमिली कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है, हमें टाइम पे माल चाहिए वरना मेरे क्लाइंट को लगेगा कि उनकी समय की बर्बादी हो रही है। मार्टी भरोसा दिलाता है कि वो जेकब से बात करेगा। इसके बाद जब मार्टी जेकब से मिलने जाता है तो जेकब बोलता है कि मार्टी कि इन मैक्सिकन्स को हम पे भरोसा ही नहीं है, ये हमारे माल पर डाउट कर रहे हैं। मार्टी जेकब को काफी समझाता है और कहता है कि थोड़ा सब्र रखो, तुम बिलियंस ऑफ डॉलर कमाओगे। कार्टल्स का जब आदमी इनका माल चेक करता है तो वो माल से सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब वो दोनों पार्टी की तरफ से काम चालू हो रहा है। वहीं वेंडी बिल को अपोज करने वालों से मिलकर कैसीनो के फायदे गिना रही है और वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिनमें से कुछ लोग पैसों के लालच में मान भी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेनेटर मर्सर मार्टी को बताता है कि कैंसस सिटी का गैंगस्टर फ्रैंक कोसग्रोव नहीं चाहता कि यहाँ पर और कसिनो खुले, इसलिए मुझे डराने के लिए उसने मेरे एक ड्राइवर का हाथ उड़ा दिया और अब मार्टी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, मैं अपनी और अपनी फैमिली की जान खतरे में नहीं डालूंगा। वहीं डार्लिन ऐश को अपने बेटे की तरह मानती थी तो ऐश तो अब नहीं रहा, तो डार्लिन बच्चा एडॉप्शन करने के लिए ट्राई करती है, मगर एजेंसी वाले ये कहकर मना कर देते हैं कि आप एडॉप्शन करने के लिए ओवर एज हैं। दूसरी तरफ वेंडी को मेसन रोड पर बाइबल की प्रीचिंग देखकर पैसा इकट्ठा करता हुआ दिखाई देता है। वेंडी ये देखकर काफी दुखी होती है क्योंकि उसे पता था कि मेसन की हालत उन्हीं की वजह से हुई है। वेंडी मार्टी को बताती है कि अब बस 2 वोट की कमी रह गई है। चार्ल्स मार्टी को बताता है कि सेनेटर मर्सर को डराने वाला आदमी फ्रैंक कॉसग्रोव है और उसका डेट्रॉइट में भी राज रहा है। उसके ऑलरेडी पहले से यहाँ पे कुछ कसिनो हैं और वो और कंपटीशन नहीं चाहता, इसलिए वो नई कसिनो खुलने के खिलाफ है। अगर उसे हैंडल नहीं किया गया तो बाकी सेनेटर भी डर के पीछे हट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्टी के कहने पर रूथ कसिनो के लिए उस बोट को खरीद लेती है और एक छोटी बोट से उस बड़ी बोट को खींच के ले जाती है। मार्टी को पता था कि बडी डेट्रॉइट में काम कर चुका है, तो मार्टी बडी के पास जाकर हेल्प मांगता है। इसके बाद बडी मार्टी को फ्रैंक से मिलाने के लिए ले जाता है। फ्रैंक कहता है कि मार्टी कसिनो के लिए बिल कभी भी पास नहीं होगा और न मैं होने दूंगा। मार्टी फ्रैंक को ऑफर देता है कि मैं पैसा हेर फेर करने के मामले में काफी एक्सपर्ट हूँ, मैं तुम्हारा काफी टैक्स बचा सकता हूँ। तो फ्रैंक कहता है कि इसके लिए मेरे पास पहले से ही काफी अकाउंटेंट हैं। तो कुछ सोच के मार्टी ऑफर देता है कि फ्रैंक तुम चाहो तो मेरे कसिनो को अपने यूनियन का अड्डा भी बना सकते हो, तुम अपने लोगों को वहाँ काम पे लगा देना, तुम्हारे लोग वहाँ पे आ जा सकते हैं और इससे हमारे तुम्हारे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। तो फ्रैंक इसके लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वेंडी मार्टी के अडल्ट बार से एक लड़की को हायर करती है और उस आदमी के पास भेजती है, जो आदमी एक सेनेटर का हस्बैंड है और उस सेनेटर का वोट हासिल करके ये बिल पास करवा लेंगे। इस लड़की को उस आदमी के पास भेजना सिर्फ ट्रैप था। वेंडी उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करती है और सेनेटर को दिखा के मजबूर करती है अपने फेवर में वोट करने के लिए, मगर अभी भी एक वोट कम था। ये वोट था ब्लेक नाम के आदमी का, मगर ब्लेक काफी ईमानदार है, उसको अपने फेवर में करना लगभग नामुमकिन है। पर चार्ल्स का आदमी ब्लेक को वॉशरूम से ही किडनैप कर लेता है और ब्लेक वोटिंग में नहीं पहुंच पाता। तो फाइनली अब मार्टी को कसिनो के बिल को पास करवाने के लिए जितने वोट की जरूरत थी वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो बिल पास हो जाता है। वहीं हम रेचल को देखते हैं, वो काफी नशे की हालत में है और ऐसी ही हालत में रेचल एक जगह गाड़ी ठोक देती है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। FBI एजेंट रॉय उसकी ये कहकर बेल करवाता है कि तुम मार्टी बट के खिलाफ मेरी इन्फॉर्मर बन जाओ, वापस ब्लू कैट लॉज जाओ और मार्टी की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। और मजबूरी में रेचल इसके लिए हाँ कर देती है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।